दिसंबर का मौसम था, लेकिन बर्फानी हवाओं ने सब इंसानी गोश्त ठंडे कर दिए थे। लेकिन कुछ ठंडे गोश्त में ना बुझने वाली चिंगारी डालती थी। मार्गला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पनार रेस्टोरेंट से खाने के धुएं उठ रहे थे। टकाटक कढ़ाइयाँ बन रही थीं। मेज़ नंबर 5 एक फैमिली के लिए रिजर्व था। यहाँ से मार्गला हिल का व्यू कातलाना हद तक हंसी हो जाता, ऐसे में अगर दिल के दरिया में कोई हिचको ले रहा हो। ज़ेबा ने ठंडी आ भरी दूर बैठे अपने शौहर मालिक की तरफ देखा, जो अपने जिगरी दोस्त जुनैद के साथ गपशप लगाने में मसरूफ़ था। कुछ लोग अपने दोस्तों को महबूबा की तरह रखते। जुनैद और मालिक बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की शादी को 10 साल गुजर चुके थे। दोनों की बीवियों के मिजाज मुख्तलिफ थे। मालिक की बीवी ज़ेबा देखने और सलीके में एक आइडियल खातून थी, और जुनैद की बीवी नताशा मज़हब की सख्त पैरोकार थी। उन दोनों की शादियां कज़न मैरिजेस थीं, जो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसी थी। हज़ार इख्तलाफात के बावजूद रिश्ते एक दूसरे से जुड़े रहे। मेज़ के दूसरी तरफ नताशा अपने बेटे मुहिब को खाना खिला रही थी। तस्बीह के दाने हर निवाले पर गिरते रहे। मुहिब जुनैद का अकलौता बेटा था, जिसकी उम्र 3 साल थी। नताशा उन औरतों में से थी जो शौहर से ज़्यादा रब को राज़ी करती। उसे अपनी दुआओं पर इतना यकीन था कि शौहर को अपनी दुआओं के आसरे छोड़ा हुआ था। मालिक की 2 बेटियां ज़ारा और वीना थीं, जिनकी उम्रें 9 और 8 साल थीं। ज़ेबा के चेहरे पर दिलकश मेकअप, स्ट्रॉबेरी जैसे बाल गज़ब ढा रहे थे। उसकी आंखें पला की हसीन थीं। वो किसी उदास देवी की तरह लग रही थी। इसका मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। मैचलेस ब्यूटी। इसमें मैसेज पढ़कर इधर उधर देखा। ज़ारा ने ज़ेबा के कान में सरगोशी की। उसने ज़ारा का हाथ पकड़ा और एक तरफ चलने लगी। उसने ऑफ वाइट पैंट पर ग्रे कोट पहना हुआ था। वॉशरूम जाते हुए उसे अपने ऊपर उठती हुई बहुत सी भूखी नज़रों को महसूस किया। खाना उन लोगों के सामने था, लेकिन भूख नज़रों में। ज़ारा को वॉशरूम भेजकर वो बाहर लॉबी में आ गई। अंदर उसे घुटन का एहसास हो रहा था। वॉशरूम में बहुत सी औरतें अपने लिपस्टिक के कलर तेज़ कर रही थीं, जैसे शॉट ओके के लिए तैयार हो। ये शायद ज़ेबा ने कभी भी अपने लिए तारीफ भरे जुमले अपने शौहर से नहीं सुने थे। औरत को सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत और वफा चाहिए होती। जुनैद ने वॉशरूम से निकलते हुए ज़ेबा की उदासियत को देखा और बेसाख्ता उसका जी चाहा कि उसे थाम ले। उसने अपनी टाई सीधी की और भीड़ में गुम हो गया। अभी ज़ेबा ने घर में कदम रखा ही था कि मालिक बोला, जुनैद का फ़ोन आया है और वो कॉफ़ी के लिए बुला रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। इससे पहले कि ज़ेबा कुछ कहती, बच्चे और मालिक जुनैद के घर की तरफ चल चुके थे, और वो किसी हारे हुए जवारी की तरह उनके पीछे पीछे चलती। बच्चियां मुहिब को लेकर ड्राइंग रूम चली गईं। मालिक और जुनैद की सरगोशियाँ बढ़ने लगीं। जुनैद कभी कभी कनखियों से नताशा की तरफ देख लेता। कितनी अजीब बात है कि बहुत कम शौहर ही अपनी बीवी को समझ पाते। नताशा कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। कॉफ़ी देखकर नमाज पढ़ने चली गई। मालिक फ़ोन सुनने लाउंज से बाहर निकल गया। जुनैद की आंखें ज़ेबा के चेहरे पर ठहर सी गई थीं। ज़ेबा जुनैद की नज़रों को महसूस कर रही थी। तब मोबाइल की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। उदास रहना छोड़ दो। इसने ज़ेबा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं था कि ये जुनैद है या फिर कोई और। कभी कभी 2 लफ्ज़ प्यार के मोहब्बत से महरूम इंसान को वो कुछ करने पर मजबूर कर देते जो कभी कोई नहीं सोचता। अगले दिन जुम्मा था। वो देर से उठी।
اس کا چہرہ شبنم سے دھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ بچوں کو سردیوں کی چھٹیاں تھیں اور وہ سو رہے تھے۔ اس نے چائے کا مگ پکڑا، لاؤنج کی طرف مڑی۔ نتاشا نے دور سے ہی آواز لگائی، یہ اس کا لنچ باکس اور یہ اس کی جیکٹ۔ زیبا نے محب کو نتاشا کے ہاتھ سے لے لیا۔ یار معاف کرنا، آج بدھ ہے اور میں نے قرآن کلاس لینے جانا ہے۔ 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے محب کو نیچے اتارا اور وہ کسی چابی والے کھلونے کی طرح بچیوں کو جگانے بھاگ گیا۔ گیلری میں لگے شیشے میں زیبا اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس نے پیازی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس پہ اس کے چہرے کی گلابی رنگت اور نکھر رہی تھی۔ اس نے شال کو صوفے پر رکھا تھا۔ اچانک سے اسے آئینے میں کسی اور کا عکس بھی نظر آیا، جس نے ایک دم سے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ زیبا نے ایک دم سے اپنے وجود کو جنید کی باہوں سے چھڑایا۔ ایک پل کے لیے ان کی آنکھیں ایک دوسرے کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ زیبا نے آج تک بھی کسی مضبوط مرد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ مرد اور عورت کو ایک لمحہ لگتا کسی جذباتی لمحے میں گرنے میں، لیکن صدیاں لگتیں باہر نکلنے میں۔ جنید نے بے ساختہ اپنے ہونٹ قریب لانا چاہے تو زیبا ایک دم سے کسی ڈری ہوئی کبوتری کی طرح اس کے وجود کے حصار سے نکل آئی۔ اگر آپ اس کا اگلا پارٹ سننا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب